एक बड़े फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए आज रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक नहीं करना सूचना के अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिए हैं कि वो राजनीतिक पार्टियों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे, ताकि चुनाव आयोग इस जानकारी को सार्वजनिक कर पाए। आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर आए सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे आखिर इसे रद्द क्यों करना पड़ा और इससे पॉलिटिकल पार्टीज और भारतीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। 2024 का साल एक्शन पैक्ड साल है और ठीक चुनाव शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट कहा जा रहा है कि सत्ताधारी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका है। लेकिन इससे देश की राजनीति की दशा और दिशा क्या तय होगी, क्या यह इन्फ्लुएंस करेगी और अगर करेगी तो किन मायनों में। इन तमाम पहलुओं पर बारीकी से चर्चा करेंगे बहुत खास मेहमानों के साथ। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं आज के गेस्ट्स के साथ। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। अब साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक नहीं करना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक पार्टियों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एसबीआई चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराएगा और चुनाव आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस राजनीतिक पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत कितना चंदा लिया है। एनालिसिस ऑफ डोनेशंस टू रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज यानी एडीआर की रिपोर्ट में पिछले 6 साल में 31 राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे का एनालिसिस किया गया है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान चंदे के रूप में राजनीतिक पार्टियों को 16,437 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला है। इसमें चुनावी बॉन्ड के रूप में 9,188 करोड़ रुपए मिला है, जो टोटल चंदे का करीब 55% है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बाकी सभी नेशनल पार्टीज को जितना चंदा मिला है उसके टोटल से 3 गुने से भी ज्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को मिला है। 6 साल में बीजेपी को 5,271 करोड़ से ज्यादा का चंदा चुनावी बॉन्ड के जरिए मिला है, जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से मिले चंदे का करीब 52% है। जबकि बाकी नेशनल पार्टीज को महज 1,783 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला। इस मामले में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, उसे चुनावी बॉन्ड के जरिए 952 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला। तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी रही, जिसको चुनावी बॉन्ड से 767 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला। केंद्र की बीजेपी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत करते वक्त दावा किया था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से पार्टियों को चंदा मिलेगा। इस विचार के सपोर्ट में वित्त मंत्रालय की शाखा आर्थिक कार्य विभाग ने भी 2 जनवरी 2018 को जारी एक प्रेस रिलीज में कहा था कि सरकार ने पॉलिटिकल डोनेशन में ब्लैक मनी को रोकने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया है। सरकार इस तर्क के साथ साथ आंकड़ों के लिहाज से देश को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि इससे राजनीति में काले धन पर अंकुश लग पाएगा। नवंबर 2023 में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वित्त वर्ष 2004-05 से 2014-15 के बीच 11 साल की अवधि के दौरान राजनीतिक दलों की कुल आय का 69% हिस्सा अज्ञात स्रोतों से मिला था। सरकार के मुताबिक यही अज्ञात स्रोत दरअसल काले धन के स्रोत थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, लिहाजा ये असंवैधानिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेयरमैन हैं एलिमेंट प्लेटफॉर्म्स के, मार्केट एक्सपर्ट भी हैं और गाहे बगाहे कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई राजनीति पर टिप्पणी भी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बग्गा सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं विराग गुप्ता जी, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका भी। मैं बग्गा सर आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट, जब आपका रिएक्शन क्या था, मतलब कहाँ तक आपने इम्पैक्ट होता हुआ देखा जैसे ही ये खबर फ्लैश हुई कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अब असंवैधानिक करार दे दिए गए हैं? दीपक जी, बहुत अहम जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है और जितना अहम मिनर्वा मिल्स का जजमेंट था जो कि
प्रेजेंट चीफ जस्टिस के फादर, तब चीफ जस्टिस थे YV चंद्रचूड़ साहब, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और 42वीं अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी लेके आई थी, जिसमें पहली बारी भारत को सेक्युलर भी बनाया गया, सोशलिस्ट भी बनाया गया, और कहा गया कि पार्लियामेंट सॉवरेन है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, और कोर्ट्स पार्लियामेंट के पारित बिल्स को नहीं देख सकते। और वो मिनर्वा मिल्स में उन्होंने रीएस्टैब्लिश किया था सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, या इक्वालिटी ले लीजिए। और आज जो हुआ है वो बहुत अहम है राइट्स के लिए। और फिर से आर्टिकल 14 की बात करी गई है, तो 14 हो, 19 हो, 21 हो, बहुत अहम राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि इक्वल नहीं आप रख रहे क्योंकि पारदर्शिता नहीं है, एनोनिमस डोनर आके यहाँ दे रहे हैं पैसा, और इस तरह का ये केवल एक स्रोत नहीं है ब्लैक मनी का, बहुत और चीजें आप कर सकते हैं ब्लैक मनी को फाइट करने के लिए। ये सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट पे आघात है, तो इसलिए हम इसको नामंजूर कर रहे हैं, और आप पारदर्शिता से इसको वेबसाइट पे डालिए। तो मैं कहूंगा कि राइट्स के लिए अच्छा फैसला है, और अगेन फिर ये दिखाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको आप छेड़ नहीं सकते, चाहे पार्लियामेंट भी पारित करे ऐसा बिल, बट सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर्स है। आई थिंक ये सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि जजमेंट का निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। ऑलराइट, विराग गुप्ता जी, अब सबसे बड़ा सवाल यही उभर कर आ रहा है कि जुडिशरी के नज़रिए से कितना ये महत्वपूर्ण है, और ये बग्गा जी ने अच्छे से बताया। लेकिन अब चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि इतना बड़ा फैसला अरुण जेटली जी के समय का लिया हुआ, और तब से लेकर अब तक, और सरकार ने बहुत बार जब कोर्ट में ये केस गया तब भी, और पब्लिक फोरम्स में भी, अपने ब्लॉग्स में भी, जेटली जी से लेकर अब तक लगातार सरकार इस बात को कहती रही कि साहब ये पारदर्शी तरीका है, ये हम एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की दिशा में एक बहुत अहम कदम हम उठाकर लेकर आए हैं। ऐसे में आज इतना बड़ा झटका लगना, कहा यह जा रहा है कि कोई ना कोई विकल्प सरकार निकालेगी ज़रूर, लेकिन क्या निकालेगी? क्या सरकार कोई ऑर्डिनेंस लाकर या कोई बिल लाकर कोर्ट के इस फैसले को सेट असाइड कर सकती है? देखिए, संसद सर्वोच्च है, ये अनुच्छेद 370 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, लेकिन जितनी मेरी समझ है इस फैसले के बाद सरकार कोई ऑर्डिनेंस अभी नहीं लाने वाली है चुनावी साल में। और उसकी 2-3 वजह हैं। लेकिन जहां बग्गा जी ने अभी बात बोली मिनर्वा मिल्स की बात या केशवानंद भारती की बात, मैं उससे एक कदम आगे जाके ये बोलना चाहूँगा कि वो जजमेंट संवैधानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। यह जजमेंट 2 नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कि इसमें वोटरों को, जनता को सरताज बनाया गया है, और जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बोला कि लोगों को जानने का अधिकार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से जो गणतंत्र की जो बेसिक इकाई है, जनता को सर्वोपरि माना है। ये एक बात है। दूसरी बात कि जो पूरे देश में चाहे ब्लैक मनी हो, करप्शन हो, या राजनीति में जो नेक्सस है जिसकी बोहरा कमेटी ने बात की थी, या जिसके बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने, लॉ कमीशन ने, या 2001 के जो संविधान समीक्षा समिति ने, या इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने बात की थी, उन सारे से एक कदम आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक राजनीति में शुचिता की बहस की दिशा में एक महत्वपूर्ण ये पड़ाव फैसला होगा। क्योंकि जब ये कानून बना था उस समय इस बात पे ऑब्जेक्शन थे कि मनी बिल के तौर पर क्यों ला जा रहे हैं। इस कानून से 5 बड़े कानून प्रभावित हो रहे थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, FCRA एक्ट, और जो एक था आपका विदेशी अंशदान, रिजर्व बैंक एक्ट, तो इन भारतीय रिजर्व बैंक, RBI का। तो अब मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि ये कोई, अब अगर इसके बाद अगर सरकार को करना है तो सिर्फ संविधान संशोधन से ही कर सकती है, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है कि कानून अगर फंडामेंटल राइट के खिलाफ है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के तहत हो सकता है। लेकिन अगर संविधान संशोधन करके अगर कोई चीज लाई जाती है
तब उसमें जाकर के चीजें हो सकती है। और मुझे नहीं लगता है कि सरकार चुनावी साल में लाएगी। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग ये समझते हैं कि इससे सिर्फ सत्तारूढ़ दल को दिक्कत होगी, अगले 1 महीने में जब विवरण सार्वजनिक होंगे तो कई राज्य सरकारों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भारत में लॉबिंग का कानून नहीं है, लॉबिंग इलीगल है। और जब राज्यों के और जो कॉरपोरेट्स के गठजोड़ सामने आएंगे कि किस सरकार ने कितना चंदा लिया है, तो मुझे लग रहा है कि चुनावी साल में उस इंफॉर्मेशन से ज्यादा उथल पुथल होगी। चंदे के बंद होने से जितनी उथल पुथल नहीं होगी, वो सूचनाओं के जो सार्वजनिक होने से ज्यादा दिक्कतें आने वाले समय में देखने को मिलेगी। आपने सही कहा। कई लोग कह रहे हैं कि साहब सिर्फ बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा या उसके बाद सेकंड नंबर पर कांग्रेस को, लेकिन अगर आप पिछले दिनों के अगर आप ब्यौरे उठाएं, डेटा उठाएं, तो इसमें तृणमूल कांग्रेस, इसमें बहुजन समाज पार्टी, इसमें डीएमके है, बीजू जनता दल है, तेलुगु देशम पार्टी है, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी भी है, और यहाँ तक कि नहीं, समाजवादी पार्टी का नहीं है इसमें। मेरे ख्याल से एक पर्टिकुलर ईयर में समाजवादी पार्टी के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन 0 बताया गया था, अब उसमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जहां जहां विपक्ष की राज्यों में सरकार भी है, वहां वहां भी इनके थ्रू चंदा गया है। तो जवाब तो सबको देने पड़ेंगे, लेकिन पॉलिटिकल इसमें बग्गा सर कुछ आप समझ पा रहे हैं? कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, और ख़ास तौर से पॉलिटिकल फंडिंग जो एक महत्वपूर्ण, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक टूल बन गया है गवर्नेंस का या बीजेपी इलेक्शंस में जाने का, किस तरह का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं सर? नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं, और गुप्ता जी ने बहुत अच्छी तरह से सब समझा दिया। मेरा तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्टूडेंट की तरफ से, वो तो लॉयर है तो वो ज्यादा बेहतर समझाते हैं। बट 3 चीजें कहूंगा। एक तो दीपक, आइसबर्ग है पॉलिटिकल पार्टीज। सो जो आपके अकाउंट हैं और जो असलियत में खर्चा होता है वो सबको ही पता है, और वो कहाँ से आता है वो भी सबको अच्छा आइडिया है। और जीते ही नहीं जा सकते चुनाव अगर आप, जितना इलेक्शन कमीशन बोलती है, अगर उतना खर्चा हो तो भारत में कोई चुनाव ही ना हो। तो ये जो ये पैसा है, जेटली जी क्यों लाए थे कि ये पैसा ब्लैक में कन्वर्ट करके कैश ना दें, उल्टा आप दीजिए और ये बेरर बॉन्ड हम बना देंगे, बट केवाईसी वाला ही एसबीआई के पास जाएगा, बेरर बॉन्ड लेगा और पार्टी को देगा। पार्टी फिर उस बेरर बॉन्ड को अपने स्पेशल अकाउंट में जमा करेंगी। तो ये केवाईसी एनेबल्ड लोग देंगे, और इससे ब्लैक मनी जो पॉलिटिक्स में आता है शायद कम होगा। तो ये बहुत टिप ऑफ द आइसबर्ग है दीपक जी, इससे इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। वो तो ट्रेजरी बहुत जबरदस्त रहती है और वो सामने आती भी नहीं है, तो वो डिफरेंट है, इलेक्शन पे फर्क नहीं है। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि केवल बीजेपी को झटका है या किसी को झटका है, सब पार्टीज पे सामान्य तौर पे है। तीसरा, मुझे नहीं लगता कुछ इंडिविजुअल्स का नाम आएगा उससे अचरज होगा, बट ज्यादातर आप देखेंगे ये इलेक्टोरल ट्रस्ट होंगे कंपनियों के, क्योंकि ज्यादातर पैसा कंपनियों ने कंट्रीब्यूट किया होगा, और हर कंपनी अपना पॉलिटिकल एक्शन ट्रस्ट बना के रखते हैं, और उससे आपको हाँ, थोड़ा सा डीप डिग करेंगे तो कंपनी तक आप पहुंच जाएंगे। और वो बड़े जो कंपनीज हैं, एथिकल कंपनीज हैं, वो तो पारदर्शिता उसमें करते हैं और वो बता भी देते हैं कि इतना हमने इस साल कंट्रीब्यूट किया इस पार्टी के चंदे में। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा उधर से नामों से भी कुछ ज्यादा हमें मिलेगा, क्योंकि वो होगा XYZ इलेक्शन ट्रस्ट, BYX इलेक्शन ट्रस्ट, उससे आप ज्यादा पता मेरे ख्याल से तो नहीं लगा सकेंगे। बट देखते हैं क्या निकल के आता है। ये जरूर रहेगा कि अगर एनजीओज इसके बाद एक कोरिलेशन निकालें कि अगर किसी कॉर्पोरेट ने पैसा दिया और फिर वहां पे उनको इस प्रोजेक्ट में कोई क्रोनिक कैपिटलिज्म हुआ, उनको कुछ एडवांटेज दिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है कि इससे ये हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहे और ये नाम रहे, और इसको खारिज कर दिया गया। तो ज्यादा इम्पैक्ट इलेक्शंस पे मेरे ख्याल से नहीं होगा। वो जो कलेक्शन होता है दीपक जी, ऐसे होता है, इतना बड़ा कैश आ जाता था और बोलते थे जी इतने लाख लोगों ने 100-100 रुपए दिए हैं, हाँ। तो कोई जाके उसको वेरीफाई नहीं कर सकते।
एब्सोल्युटली, बिल्कुल। विराग जी, इसके जब शुरुआत में ये आया था, तमाम जब विरोध भी हो रहे थे, कमाल की बात ये, आपके आर्टिकल में भी मैंने पढ़ा कि चुनाव आयोग ने खुद जो विपक्षी पार्टियों के जो आपत्तियां थी काले धन को लेकर, उनमें से खुद सहमति भी जाहिर की थी कि हाँ भाई, इनके विचार ठीक हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनली आप इसमें चुनाव आयोग को कहाँ देख रहे हैं? अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था? उनकी पावर्स क्या कर रही थी? क्या सबसे बड़ी संस्था इस देश में जो चुनाव की है, वो कुछ नहीं कर पाई, वो हस्तक्षेप नहीं कर पाई, वो कुछ कह नहीं पाई? उनकी क्या ऐसी स्थिति थी सर? दीपक जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है, हाई कोर्ट के पास शक्ति है, संसद के पास शक्ति है, उसी तरीके से आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग के पास शक्ति है। लेकिन चुनाव आयोग अपनी शक्तियों को सूर्य की बजाय चंद्रमा की तरह रखता है, तो वो पराश्रित है। हर बार वो बोलेंगे कि हम संसद हमको कानून बना करके दे या सरकार हमको इस तरीके की चीज़ें दे। और मुझे लग रहा है कि आर्टिकल 324 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उनके पास सारी शक्तियां हैं, और ये टीएन शेषन ने जाहिर भी कर दिया। पर मैं आपके 3-4 सवालों का जवाब उसमें से देता हूं। आपने पहला पूछा था कि इससे भाजपा या सरकार, इसमें क्या है? ये जो आज का फैसला आया है, सरकार के लिए दिक्कत तलब है, क्योंकि सरकार का एक कानून रद्द हुआ है, सरकार की साख इससे खराब हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पार्टी के लिए खराब होगा, क्योंकि पार्टी आने वाले समय में इन डिस्क्लोजर से पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों में एक माइलेज लेने की कोशिश करेगी, पहली बात है। दूसरा, 2013 में सीबीडीटी ने जो ट्रस्ट वाली जो एक नोटिफाई किया था सिस्टम, अब वो पुराना सिस्टम फिर से लौटेगा। तीसरी बात कि जो इसमें कानून में बदलाव किए गए थे, तो उसके तहत कुल पुरानी व्यवस्था थी, सीएसआर में 2% होता है, और इसमें तो क्या था कि 7.5% कुल प्रॉफिट का आप मैक्सिमम पॉलिटिकल फंडिंग कर सकते थे। वो लिमिट खत्म होने से घाटे वाली कंपनियां, इंसॉल्वेंसी वाली कंपनियां भी जो चंदा दे रही थी, वो खत्म होगा, क्योंकि इंसॉल्वेंसी वाली कंपनियों में सरकारी बैंकों का पैसा है, तो सरकारी बैंकों का पैसा प्राइवेट प्लेयर्स गबन करके नेताओं को दे रहे थे, वो बात खत्म हो जाएगी। और तीसरी बात, रिजर्व बैंक ने भी यहां पर बोला था सुप्रीम कोर्ट के सामने, और लगभग 2,500 ऐसे राजनीतिक दल हैं रजिस्टर्ड जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, जिनकी इनकम टैक्स विभाग और ईडी जांच कर रहा है। तो ये पूरे जो अपारदर्शी तरीके से हो रहा था, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कई चरणों में 2019 में एक आईए डिसाइड की, 2021 में उन्होंने स्टे देने से मना कर दिया। तो 7 सालों के बीच में रिजर्व बैंक और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से चिंताएं जाहिर की हैं, उसके हिसाब से जो ये फैसला है, ये फैसला एक मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल फंडिंग, जिसके बारे में कई सालों से बात हो रही है, ब्लैक मनी का जो पूरा नेक्सस है, उससे एक अगर सार्थक, ये मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई राजनीतिक मतलब है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि लॉ कमीशन ने जो रिकमेंड किया था एक व्यवस्था को ठीक करने के लिए, अगर एक आम आदमी को सारे खर्चों का हिसाब देना पड़ता है इनकम टैक्स विभाग को, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है जिनको फ्री में दफ्तर मिलते हैं, सारे टैक्स में छूट मिलती है, नेताओं को सारी तरह के पेंशन मिलती हैं, तो उनको फिर इस तरीके की ब्लैक मनी की संगठित तरीके से इस्तेमाल की इजाजत क्यों मिलनी चाहिए? दैट शुड बी द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टुडेज डिस्कशन आफ्टर टुडेज जजमेंट। ऑल राइट सर, मैं जो आपने जिस बात का जिक्र भी किया, भगत सर, मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा आपसे, आपका ऑब्जर्वेशन इस पर क्या है? पार्टी कोई भी हो, लेकिन कहा यह जा रहा था कि आपने एवरेज प्रॉफिट वाला जो प्रोविजन हटाया पिछली बार, उससे, जैसा विराग जी ने भी कहा कि साहब जो लॉस मेकिंग कंपनीज भी थी वो भी आपको चंदा दे रही थी, और ऐसा लग रहा था कि एक कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस संभवतः बन रहा है। किस पार्टी को क्या गया हम अभी नहीं जानते, लेकिन ये ठीक लग रहा था सर आपको, और आज ये स्ट्राइक डाउन हुआ है, तो कुछ आपको उम्मीद नजर आ रही है कि कुछ साफ सुथरी व्यवस्था हमारे सामने होगी? क्या होता है दीपक जी, जब ये पारित भी हुआ था, और आप याद करिए जेटली जी ने उससे पहले भी, गुप्ता जी बताएंगे क्या एग्जैक्ट एक्ट था, मैं अभी वो तो नहीं याद मुझे, बट पुराने जो फॉरेन डोनेशंस भी आए थे उसके लिए भी जनरल एमनेस्टी आ गई थी, प्रणब दा ने भी दी थी और जेटली जी ने भी दे दी थी। तो इस सब मामलों में सब पॉलिटिशियन हाथ मिला लेते हैं, और कुछ ऐसी जांच होती नहीं है। किस सरकारी बैंक में हिम्मत होगी कि वो पूछे कि भाई ये लॉस मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो कि आपका ढकोसला थी, आपका फ्रंट थी,
और इतना पैसा वो ले डूबी, उसने आपकी पार्टी में इतना चंदा दिया। कोई सरकारी बैंक ऐसे आगे आएगा नहीं। हाँ, ये जरूर होगा कि अगर आपके हाथ में सीबीआई ईडी है तो कुछ आप कर सकते हैं, और चुनावी टाइम पे ये हाई पिच्ड रहेगा जरूर। बट ये हमने देखा है, पॉलिटिकल क्लास अपने ही सैलरियां बढ़ाते हैं, अपने पेंशन बढ़ाते हैं, अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स बढ़ाते रहते हैं, चाहे आपका पर कैपिटा कितने पर भी हो, वहां सबके हाथ मिले होते हैं। तो ज्यादा कुछ इसमें आने नहीं वाला है। बट ये पेचीदा सवाल है। गुप्ता जी ने जो बोला, लॉ कमीशन ने जो बोला, स्टेट फंडिंग ऑफ पार्टीज फॉर इलेक्शन होना चाहिए और जिससे पारदर्शिता आए। और बट ये भी एक ख्याल रखे, 20 लाख में इलेक्शन नहीं लड़े जाते, करोड़ों की बात होती है। और जितना इकोनॉमी को बूस्ट भी मिलता है, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्शंस के टाइम पे, कि जो खाया पिया होता है पैसा वो गरीबों के जेब में वापस लौटता है और कंजम्पशन बढ़ता है, प्रिंटिंग बढ़ता है। जितने पोस्टर ही छापे जाते हैं उससे वो कई गुना है जो इलेक्शन एक्सपेंस आपको ऑफिशियली अलाउड है। तो ये तो बहुत क्लियर है, एस्टिमेट्स हैं। जनरल इलेक्शन कितने हजारों करोड़ का कॉस्ट आता है, हाँ, वो कहाँ से आता है? वो नहीं, इनफैक्ट इलेक्शंस के टाइम पे हम ही लोग चलाते हैं जो इलेक्शन इकॉनमी है और उसका जो पूरा इकोसिस्टम है, उसमें किसको कहाँ कहाँ कौन से नए कारोबार पनप रहे हैं। लेकिन एक ब्रॉडर सवाल ये है, और विराग जी मैं आपके पास आ रहा हूँ सवाल के साथ, आप अपना टिप्पणी ऐड कर दीजिएगा इसमें। ब्रॉडर सवाल ये है कि फिर एक आम आदमी जो बार बार ये चाहता है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, खास तौर से चंदा देने के मामले में और पैसा लेकर चुनाव लड़ने की इस प्रवृत्ति पर लगाम लगे, एक मोटा मोटा समझ यही बनती है एक आम आदमी की। एक पार्टी आती है, वो कहती है कि हमारी जो पॉलिसी है, हमारा जो प्रोसेस है वो पारदर्शी है। दूसरी पार्टी आती है, वो कहती है कि साहब हमारा पारदर्शी है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये सब पारदर्शी नहीं है। लेकिन ऐसे में एक आम आदमी के मन में सवाल होगा कि फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का क्या फिर से वही चेक वाला सिस्टम आएगा? क्या फिर से वही काला धन बढ़ जाएगा? अगर ये स्ट्राइक डाउन कर दिया तो लोग जो कमेंट में बता रहे हैं हमें, अभी मैं बताऊंगा लोगों के किस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब इस तरह से तो काले धन में पॉलिटिकल पार्टीज लेने लगेंगी, तो फिर आम आदमी की जो आकांक्षा थी एक साफ सुथरी चुनावी व्यवस्था, उसका क्या? दीपक जी, मुझे बग्गा जी की बात सुनते सुनते मैंने कैलकुलेशन अभी किया, उस कैलकुलेशन के बाद बताऊंगा। बट ये जो आज का फैसला है, ये उस फोड़े की ओर ध्यान दिला रहा है जिसको हम सिर्फ फोड़ा मान रहे हैं, जबकि लोकतंत्र का कैंसर है। और ये पूरी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। एक रिपोर्ट आ रही है कि पिछले कोरोना के बाद में पूरी दुनिया में 500 करोड़ लोग गरीबी के नीचे चले गए, और कुछ खास लोग हैं बहुत ऊपर बढ़ गए, और वो कुछ खास लोग हैं जो पूरे राजनीतिक सिस्टम को हर जगह पे चलाते हैं। अगर देखें पूरे भारत में, मुझे नहीं पता है, मोटे तौर पे सारे राजनीतिक पार्टियों के मिलकर लगभग 25 करोड़ कार्यकर्ता अपने आप को लोग क्लेम करते हैं। और इलेक्शन से जो ये फंडिंग आई है इलेक्टोरल बॉन्ड से, लगभग 16,000 करोड़ की आई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर 800 रुपए प्रति कार्यकर्ता जो पार्टी ज्वाइन कर रहा है अगर दे दे तो 16,000 करोड़ रुपए आ जाएगा। लेकिन वो दिक्कत ये है कि हम कार्यकर्ता प्रधान हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है नहीं है, ये एक मनी ओरिएंटेड हो गया है, जहां पर लिमिट 25 लाख रुपए की है, लोग खर्चे 25 करोड़ रुपए में करते हैं। और उस कल्चर को खत्म किए बगैर हम ये चाहते हैं कि स्टेट फंडिंग हो, और स्टेट फंडिंग के नाम से नेता लोग चार्टर्ड फ्लाइट पे चलें, कॉर्पोरेट ऑफिस में रहें, बड़ी बड़ी रैलियां करें और विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त करें। मुझे लग रहा है ये सिस्टम ही गलत है। जो गणतंत्र का हमारा था, जो हमारी जिस हम राम राज्य की बात करते हैं, बट विराग जी, ये एक तरफा सिस्टम नहीं है। इसमें आर्गुमेंट ये आ रहा है कि एक तरफा सिस्टम नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रहेगी उसके पक्ष में झुके हुए ये आंकड़े रहेंगे। दो बातें दीपक जी। पहली बात कि आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने चुनावी सुधार के कानून के लिए ठोस पहल नहीं किया है, विपक्ष में रह करके भी, सत्ता पक्ष में भी रह करके, क्योंकि हमाम में सारे लोगों की स्थिति एक जैसी है। इसलिए जनता का ही, इसीलिए मैंने बोला कि आज का फैसला गणतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। नेताओं सरकार के लिए तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई महत्व है। दूसरी बात, इस पूरे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दो बातें आई। उन्होंने बोला कि डिस्क्लोजर इसलिए नहीं कर रहे हैं सरकार ने क्योंकि उसका हैरेसमेंट होगा। तो अब हैरेसमेंट होगा, इसका मतलब पॉलिटिकल सिस्टम
भी पॉलिटिक्स से निर्धारित है, फिर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की या हम एक न्यूट्रलिटी की बात कैसे करते हैं, जहां पर कि हम बिजनेसमैन से भी चाहते हैं कि वो नेताओं के हिसाब से चीजों को करें। तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को पैसे मिलेंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिलेंगे, केंद्र में भाजपा को मिलेंगे। और जब वो पैसे देंगे, भारतवर्ष में लॉबिंग अभी इलीगल है, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में ये लीगल है। लॉबिंग इलीगल होने के बावजूद भी लोग अगर पैसे देकर के काम करा रहे हैं तो वो तो सीधे करप्शन है, और हम उसको करप्शन नहीं मानते हैं, छोटी बातों को करप्शन मानते हैं, छोटे छोटे एनजीओ की जांच करते हैं। तो ये संगठित जब तक इस तंत्र पे जब तक चोट नहीं पहुंचेगी, तब तक लोकतंत्र, गणतंत्र और जो हमारा पूरा सिस्टम है वो साफ सुथरा नहीं होगा, जिसके संविधान में जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के शासन की बात की गई थी। ऑल राइट सर, और जनता की ही बात कर लेते हैं। अब हमने अपनी जनता से आज का सवाल पूछा था कि क्या उन्हें लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे 2024 के चुनाव पर कोई असर पड़ेगा। देखिए आप हाँ कहने वाले हैं 45%, नहीं कहने वाले हैं 55%। एक तरह से इसे आप देखें तो नहीं कहने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन 45 और 55 का फासला अगर आप देखें टेक्निकली बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये स्थिति है फिलहाल। कुछ कमेंट्स भी हमारे पास आए हैं, ज़रा फटाफट से उन कमेंट्स पर भी एक नज़र मार लेते हैं कि लोग अपनी प्रतिक्रिया में आखिर कह रहे हैं। अच्छा, सिंगला साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की मंशा गलत नहीं थी। शैवी सिंगला जी हैं ये, 8412 ये हैंडल है इनका। इसके अलावा हर्ष द इंटेलेक्ट सनातनी, ये इनका नाम है। नॉट इवन 0.01% पब्लिक हैव डिसाइडेड ऑलरेडी, इनका कहना है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिसाइड हो चुका है ऑलरेडी। और इसके अलावा कुछ और लोगों के कमेंट्स भी हमारे पास आए हैं। बीजेपी बैक मनी फंडिंग विल इम्पैक्ट, कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि जो बीजेपी को मिलने वाली फंडिंग है उसका इम्पैक्ट होगा। स्वाभाविक रूप से जो इसका मेजर चंक है, अभी तक के जो आंकड़े आए हैं वो बीजेपी को ज़्यादा गए हैं, तो उस लिहाज से कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद बीजेपी पर इम्पैक्ट पड़े। लेकिन ओवरऑल ये है आज की राय। बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू था, लेकिन मैं इसको समअप करते हुए जो बग्गा सर ने भी कहा और विराग जी ने भी कहा कि ये दरअसल कोर्ट और कोर्ट के संरक्षण में इस देश की जनता के पक्ष में गया हुआ फैसला है। किस पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में जाएगा नहीं जाएगा ये सब भविष्य तय करेगा, लेकिन आज कोर्ट पर एक आम लोगों की आस्था ज़रूर और मजबूत हुई होगी। और दूसरा, कोर्ट ने ये ज़रूर बता दिया कि जब कभी भी हित सामने आएंगे और उन पर इस तरह के केस आएंगे तो यूनानिमस, देखिए सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है और एक आम आदमी का चेहरा हमारे न्यायमूर्तियों के सामने रहा होगा, समक्ष रहा होगा, इसलिए उम्मीद की किरण आज बनती ज़रूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। विराग जी थैंक यू सो मच, बग्गा सर थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला।